दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ मुग़ल एम्पायर, इसको हमने थोड़ा सा कवर किया था। हमारे कुछ पार्ट्स बचे हैं, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम पढ़ेंगे मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। जो मुग़ल्स थे इंडिया में, अब रूल करने लग गए थे, तो उनका जो बाकी के रूलर्स जो ऑलरेडी इंडिया में थे, जो रूल कर रहे थे, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप थे, क्योंकि उनके साथ रिलेशनशिप उनके कॉर्डियल होने ज़रूरी है, अदरवाइज़ वॉर चलती रहती, आपस में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती गवर्नमेंट में। तो देखते हैं, किसी किसी से वॉर भी चली, किसी किसी के साथ थोड़ी ट्रीटीज़ भी हुई। लाइक टेक अ लुक एट टेबल 1 once again, that will be on the back of the page. You will notice that Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. तो मुगल्स तो आपको पता ये चाहते थे, लाइक ब्रिटिशर्स, कि सारे के सारे जितने भी पहले के जो रूलर्स हैं वो उनकी मुगल्स की अथॉरिटी को मान लें, एक्सेप्ट कर लें। तो उसके अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट जो नहीं मानते थे उनकी अथॉरिटी को, कॉन्स्टेंटली कैंपेन करते रहते थे। बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल, मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइन देम वॉलंटरली। इसका मतलब ये है कि अब उन्हें लगा, जो पहले के रूलर्स थे, कि मुगल्स तो पहले से ही बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत इनकी अथॉरिटी बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि हम तो इनके आगे टिक नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम अपने इतने सारे रिसोर्सेज और लोगों की जान को दाव पे लगाने से अच्छा हम खुद से ही मान जाए। और उनको अपना रूलर मान लिया उन लोगों ने। राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। राजपूत उनमें से एक थे। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स। उनमें से बहुत सारे लोगों ने उनकी डॉटर्स के साथ विवाह किया था मुग़ल फैमिलीज़ में, और उनको हायर पोजीशन मुग़ल कोर्ट में दी गई थी इसी वजह से। बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल। ऐसा नहीं है कि सारे राजपूतों ने एक्सेप्ट किया था मुग़ल अथॉरिटी को। बहुत सारे ऐसे राजा भी थे जो कि उन्होंने विरोध किया था मुग़ल अथॉरिटी का। देखिए कुछ है यहाँ पर बॉक्स में। मुग़ल मैरिजेस विद द राजपूत्स। द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछवाहा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आम्बेर, जो मॉडर्न डे जयपुर है। ये मदर थी शाहजहाँ की, वॉज अ राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़। मतलब आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े राजा थे जिनकी जो प्रिंसेस थी वो डॉटर थी कहाँ की, अम्बेर के राजा की यहाँ पर बहू बनकर गई थी। तो ये सब रिश्ते इन्होंने आपस में सिर्फ एक पॉलिटिकल रिश्ते जोड़ने के लिए ही बनाए गए थे। और इस तरह पहले भी होता था और आज भी होता है कि दो रूलर जो आपस में होता है, कि दो आपस में जो कुछ लीडर्स होते हैं, जो उनके आपस की फैमिलीज़ में कोई ना कोई रिलेशनशिप अच्छा बन जाता है। और एक और एग्जांपल है द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो थे सिसोदिया राजपूत्स जो थे, इन्होंने, ये मेवाड़ के थे, इन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे मुग़ल अथॉरिटी को। बहुत लंबे समय तक ये लोग प्रोटेस्ट करते रहे। वंस डिफीटेड, एक बार जब वो हार गए, हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। लेकिन मुगल्स लोगों ने इनको हराने के बाद में इनके साथ सम्मान का व्यवहार किया। ऐसा नहीं कि इनकी बेइज्जती की या इनको किसी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की। गिवन देयर लैंड्स, जिसको वतन कहा जाता था, बैक एज असाइनमेंट्स, कहा कि आप अपनी लैंड को वापस लीजिए। और एक तरह का असाइनमेंट था वो उनकी तरफ से, यानी वतन जागीर जो एक कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे, वो आप पढ़ेंगे आगे। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट्स इनेबल्ड द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस। तो ठीक है, यही एक कारण रहा कि आप अपने दुश्मन को हराते हो लेकिन उसकी इंसल्ट नहीं करते, उसको एक तरीके का अपने ओपोनेंट को हराने के बाद में उनको, उनकी जो डिग्निटी है उनको मेंटेन रखते हैं। और क्या करते हैं, इसी वजह से मुगल्स ने क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस बहुत राजाओं पर, चीफ्टेंस पर बना लिया था। यही इनकी खासियत थी। बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता था कि हमें इस तरह से करते रहें, क्योंकि सामने वाले पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि बाकी के राजा कैसे बिहेव करते हैं या वो क्या चाहते हैं। लुक एट द टेबल 1 once again. नोट दैट औरंगज़ेब इंसल्टेड शिवाजी। तो शिवाजी के केस में हम जब जानते हैं कि औरंगज़ेब ने बहुत इंसल्ट किया था उनको, क्योंकि जब वो मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने आए थे। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट। इस इंसल्ट का क्या नतीजा हुआ, ये जानने के लिए आप हिस्ट्री को और थोड़ा, अभी हमारे पास बहुत कुछ है, चैप्टर्स हैं, बहुत क्लासेस भी हैं, तो उसमें हम ये सारी हिस्ट्री को कवर करेंगे। बट आप कोशिश कीजिए, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए कि कहाँ से कौन सा डॉट कनेक्ट हो रहा है और किस बारे में कब बताया जा रहा है। तो हम अपने टॉपिक से ना हिलते हुए, ठीक है, जो बेसिक जानकारी है उसको इस चैप्टर में रखते हुए और आगे की जानकारी को आगे के टाइम के लिए छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दैट इज़, अब आता है कुछ सिस्टम्स जो शुरू किए थे मुगल्स ने। वो बता रहे हैं कि मनसबदार्स क्या होते थे और जागीरदार्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
एक क्वेश्चन बन के आता है जो अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आपको दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स, द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज़ ऑफ पीपल। अब एम्पायर मुग़ल लोगों का बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह के लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया मुगल्स ने। उन्होंने मतलब, क्योंकि वो एक साथ सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि एक जो सेंट्रल अथॉरिटी से, हमारे देश में आज भी ये है कि सेंट्रल अथॉरिटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले पूरे देश पर राज नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती, एडमिनिस्टर नहीं कर सकती। उसके लिए, उनकी आसानी के लिए स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड ऑलरेडी है हमारा देश, और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट को देखती हैं, और फिर नीचे एक विलेज पंचायत भी होती हैं जो कि विलेजेस को देखती हैं। तो अब क्या था, मुगल्स भी नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अलग अलग टाइप की बॉडीज़ को, जो लोगों की थी, उनको रिक्रूट करना शुरू किया। एक छोटे से न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स, जिसे तुरानीज कहा जाता था, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, उन्होंने इरानियंस को भी इंक्लूड किया, इंडियन मुस्लिम्स को, अफगान्स को, राजपूत, मराठास और अदर ग्रुप्स जो भी थे उनको, जो उनके हेल्प के लगते थे, उनको अपने साथ मिलाया। दोज हु जॉइन मुगल सर्विस, और जिन्होंने मुगल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए एक्सेप्ट किया, उनको मनसबदार बना दिया गया। ठीक है, मनसबदार कहा गया। अब मनसबदार होता क्या, देखते हैं हम। ये जो टर्म मनसबदार है, इसका मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा इंसान जो होल्ड करता है एक मनसब को, दैट इज़ एक पोजीशन है, मतलब आपको एक डेजिग्नेशन दी जाती है। जैसे कि आज भी हमारे डेजिग्नेशन डीजीपी और एसपी, इस तरह की डेजिग्नेशन जो पुलिस में होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर मनसब कोड की थी, क्या रैंक थी। इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय, जैसे कि अब हम एक तरह का एक एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल में क्या है, जैसे हम 3-4 तरह के सैक्स हैं चावल के, ठीक है, इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी का है, कुछ बुरी क्वालिटी का है, तो हम इसमें 1, 2, 3, 4 करके ग्रेडिंग्स देती हमने। तो हमको पता चल रहा है कि जिस पे 1 लिखा है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, और जिस पे 2 लिखा है वो थोड़ी लोअर क्वालिटी का। और इसी तरीके से जितना नंबर इंक्रीज होता जाएगा, उसकी रैंक उतनी बढ़ती जाएगी, लेकिन उसका ग्रेडिंग कम होता जाएगा। तो ये एक रैंक थी, किसकी, मुगल्स ने फिक्स की थी फर्स्ट रैंक। पहले तो रैंक फिक्स की मनसब में पहला रैंक फिक्स करना होता था। उनकी सैलरी रैंक्स के हिसाब से होती थी, और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको करना क्या होता था, मिलिट्री यानी सैनिक रखने होते थे अपने। रैंक और सैलरी डिटरमिन्ड होती थी बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात, यानी कि आपकी रैंक क्या है, जैसे मैंने बोले 1 तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, या 2 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस तरह की रैंक को हम, ये जो नंबर्स हैं इनको ज़ात बोलते थे। जितनी ज़्यादा हायर ज़ात, तो यहाँ पर जब हम रैंकिंग करते हैं फर्स्ट रैंक, हम इसको फर्स्ट को सबसे ऊंची रैंक अब नॉर्मली मानते हैं, लेकिन इनके केस में था कि जितनी ऊंचा नंबर उतना ऊंची रैंक। लाइक 20 ज़्यादा है 19 से, तो 20 वाली रैंक ज़्यादा है। अब क्या था जितनी ज़्यादा ज़ात होगी, जितनी ऊंची होगी, उतनी ही प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन द कोर्ट। तो जो मुग़ल दरबार था उसमें उनकी उतनी ही बड़ी जगह होगी, उतनी ही ज़्यादा उनको बड़ा माना जाएगा, एंड लार्जर हिज सैलरी, उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। अब मनसबदार की जो तीसरी टर्म है, जो कि उनकी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाती है, दैट इज़ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन। अब क्या कहा जाता था, राजा कहता था कि हमने आपको मनसबदार बना दिया है, अब आप क्या करिए, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सवार रखिए, यानी घुड़सवार जो होते थे, कैवलरी मैन। और मनसबदार क्या करता था, ये जो कैवलरी मैन है रिव्यू के लिए लाता था, उनको रजिस्टर करवाता था कोर्ट के थ्रू, और अपने हॉर्सेस को ब्रांडिंग करवाता था, और उसके बदले उसको पैसे मिलते थे सैलरी के रूप में। तो जब भी राजा को कभी ज़रूरत पड़ती थी वॉर में, बादशाह को, मतलब मुगल्स को तो बादशाह कहते हैं, तो उनको जब ज़रूरत पड़ती थी तो इन मनसबदारों से वो मिलिट्री को हायर करते थे, ले लेते थे और अपने यूज़ में लेकर आते थे। मतलब खुद मेंटेन नहीं करते थे, मनसबदारों को मेंटेन करने के लिए बोलते थे। मनसबदार क्या करते थे, अपनी सैलरीज़ और रिवेन्यू असाइनमेंट्स जो उनको मिलता था, जो सैलरीज़ मिली, सैलरीज़ क्या होती थी कि अब ये जगह है, इस जगह पे जितने लोग रहते हैं आप इनसे टैक्स वसूलो, ये आपका रिवेन्यू भी है और ये आपकी सैलरी भी है। तो अब ये जो चीज़ है मनसबदार की, ये चीज़ जागीर हो गई। क्या हो गई, विच वर सम वॉट लाइक इक्ताज़, जैसे कि हमने जब सल्तनत टाइम्स में पढ़ा था, इक्ताज़ बोलते थे उस जगह को। बट अनलाइक मुक्तीज़, लेकिन जो मुक्तीज़ जो इक्ताज़ पे कंट्रोल करते थे, मनसबदार को क्या था, एक्चुअली वहाँ रहना नहीं पड़ता था, या उस जागीर को चलाना नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का नहीं देखना पड़ता था। बस उनके पास ये राइट्स थे कि वो रिवेन्यू
कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ काम नहीं करना है आपको, ठीक है। और वो उन्होंने अपने कलेक्ट करवाते थे अपने सर्वेंट्स के थ्रू। और क्या था, वाइल मनसबदार क्या करते थे, वो हो सकता है कि जैसे कि जागीर तो मेरी यहाँ है, मैं मनसबदारी यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे मनसब यहाँ है लेकिन जागीर यहाँ है, यहाँ से बस मैं रेवेन्यू कलेक्ट करवा के अपने नौकरों को भेज के ले लेती हूँ, दैट इज़ माई सैलरी, जो कि मुझे एक तरीके से मुग़ल बादशाह की तरफ से एक ऑर्डर है, एक परमिशन है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में सर्व करते थे। अकबर के जो काल में ये जो जागीर्स हैं बहुत केयरफुली इनको असेस किया गया, मतलब जागीर को देखा गया कि कौन सी जागीर से कितना अच्छा रिवेन्यू पाया जा सकता है, तो उसको असेस करवाना कहते हैं। सो दैट देयर रिवेन्यूज़ वर रफली इक्वल टू द सैलरी, क्योंकि आपको जितनी सैलरी देनी चाहिए, आपको वो जागीर भी तो उतनी ही देनी चाहिए जहाँ से रिवेन्यू आप उतना पा सको, जितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है, मनसबदार की। तो औरंगज़ेब ने के काल में वॉज नो लॉन्गर द केस, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, ठीक है, मतलब आपको कहा गया आपकी सैलरी 10,000 है, लेकिन आपको जो जागीर दी गई है वहाँ से आपको 9,000 ही रिवेन्यू मिल रहा है। तो इतना डिफरेंस आ चुका था औरंगज़ेब के काल में। तो क्या हुआ, देयर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, क्योंकि मनसबदार बहुत सारे हो गए थे, विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर ही रिसीव्ड जागीर। अब उसको जागीर मिलने के तक जो मनसबदार नए नए बनते जाते थे उनको बहुत वेट करना पड़ता था। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। अब ज़मीन का टुकड़ा तो इतना ही है मुग़ल एम्पायर का, आप कितनी जागीर दोगे, देते 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 एक टाइम पे ऐसा होगा कि सब कुछ बढ़ जाएगा, आपके पास जागीरों की कमी पड़ जाएगी। रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे जागीरदार्स ने क्या किया, जितनी उनको पहले की जागीर मिली हुई है उससे जितना रिवेन्यू मैक्सिमम वो निकाल सकते हैं, मतलब लोगों का शोषण करके जो वहाँ रहते हैं, वो उतना ही उस जागीर से निकालने की कोशिश करते थे। और औरंगज़ेब क्या था, इस तरह के डेवलपमेंट्स जो हो रहे थे उसके राज के अंतिम काल में, अंतिम समय में, वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाया। और पीजेंट्री जो क्योंकि वो सारा रेवेन्यू किससे कलेक्ट करते थे, किसानों से, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगे। किसके काल में, औरंगज़ेब के काल में। अब है ज़ब्त एंड ज़मींदार्स। ये क्या है, पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। देखिए ये एक मनसबदार है, ये क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है अपने सवार्स के साथ। देखिए ये सवार इस तरीके के उसको रखने पड़ते थे, उनके साथ आगे बढ़ रहा है सेना लेकर। और ये फिगर 6 जो है इसमें डिटेल्स दी गई हैं, मिनिएचर बनाया गया है शाहजहाँ के काल में, डिपिक्टिंग करप्शन इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन। देखो किस तरीके से रिश्वत दे के काम करवाया जा रहा है। अ करप्ट ऑफिसर रिसीविंग अ ब्राइब, ये ब्राइब ले रहा है। और टैक्स कलेक्टर पनिशिंग पुअर, देखिए टैक्स कलेक्टर पुअर को कह रहा है कि टैक्स दो और इनको पनिश कर रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ करी जाती थी उस टाइम पर। अब है हमारा ज़ब्त एंड ज़मींदार्स। मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री, ठीक है, तो जो किसानों ने फसल उगाई उसमें से जो टैक्स लिया उन्होंने, यही उनका मेन सोर्स था इनकम का। मोस्ट प्लेसेस पर क्या था, पीजेंट्स टैक्स पे करते थे थ्रू द रूरल एलिट्स। अब क्या है कि गांव का एक मुखिया टाइप होता है जो थोड़ा अमीर होता है, अब गांव वाले क्या करते हैं, उसको दे देते हैं टैक्स, और जो ज़मींदार होते हैं वो मनसबदार होते हैं, वो अपनी जागीर से उस मुखिया के पास जाकर सबका टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लोकल चिफ्टेन होता था या हेडमैन यानी मुखिया टाइप। मुगल्स ने एक टर्म जमींदार्स यूज़ की थी टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएटरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफटेंस। अब यहाँ पर ज़मींदार समझना ज़रूरी है। जागीर और मनसब हमने समझ लिया, इनको अलग रखिए। ज़मींदार कौन है, अब जो गांव वाले जिस मुखिया को दे रहे हैं ये टैक्स, जो कि जाके मनसबदार को देगा, ये है जितने भी बीच में बिचौलिए पड़े उन सबको ज़मींदार कहा जाता था, ठीक है। तो मुग़ल लोग इनको सबको ज़मींदार बोलते थे। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल, बहुत इसने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए। इसने क्या किया, एक केयरफुल सर्वे कराया क्रॉप यील्ड्स का, कि किस ज़मीन पर कितनी ज़्यादा फसल होती है, क्या प्राइसेस होने चाहिए और कितना एरियाज़ कल्टीवेट किया गया है पिछले 10 सालों में, 1570 से 80 के बीच में। इस बेसिस पर टैक्स को फिक्स किया उसने, हर क्रॉप को इन कैश। ईच प्रोविंस जो था उसको डिवाइड किया गया रेवेन्यू सर्कल्स में विद इट्स ओन स्केड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, कि भाई अगर गेहूँ उगाया जा रहा है तो इतना टैक्स लिया जाएगा, चावल उगाया जा रहा है तो इतना टैक्स लिया जाएगा। उसने क्रॉप्स वाइज टैक्स फिक्स कर दिया।
तो ये जो रेवेन्यू सिस्टम है इसको ज़ब्त कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, इसको क्या कहा जाता है। इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर लैंड को सर्वे कर पाना मुश्किल होता है, मतलब आसान नहीं होता। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि हर तरह के लैंड का सर्वे कराना आसान नहीं होता। जिसका करवा सकते हैं ये ज़ब्त वही फिक्स की जा सकती है और वहाँ पे उसके अकाउंट्स रखे जा सकते हैं, मतलब एक तरीके का जो है लेखा जोखा रखा जा सकता है। तो दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एस गुजरात एंड बंगाल। इतनी दूर दूर के जो थे कोस्टल स्टेट्स थे, इनमें रखना बहुत मुश्किल होता था। कुछ एरियाज़ जो थे ज़मींदार के एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। ज़मींदार बहुत ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे कुछ जगहों पर। एक्सप्लॉयटेशन जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स करते थे कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। अब क्या करते थे वहाँ के लोग, ज़मींदार क्या करते थे, मुगल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ बहुत विद्रोह कर देते थे। कई बार क्या होता था, ज़मींदार और किसान दोनों मिलके, एक ही कास्ट के जो होते थे वो मिलकर रिबेल कर देते थे मुगल अथॉरिटी के खिलाफ। तो ये जो पीजेंट्स रिवोल्ट्स हैं, इन्होंने चैलेंज किया मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी को फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। ठीक है, मतलब 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते ज़मींदार और पीजेंट्स मुगल अथॉरिटी के खिलाफ खड़े हो गए थे। ठीक है, तो ये देखिए अकबर के बारे में। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अकबर के बारे में ही है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अभी हम ख़त्म करते हैं इसको, अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।